प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं केडी सिंह बीजीओ करियर पॉइंट के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से आपके बीच कुछ ऐसे टॉपिक को लाना चाह रहा हूं जिसे जाने बिना यदि आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चय मानिए आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समझ उत्पन्न नहीं कर सकते। और बिना समझे हुए अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये ठीक वैसे होगा जैसे आत्मा के बिना शरीर। इसलिए आपको अपना जो बेसिक मैटर है उसके बारे में एक बेहतर समझ होनी चाहिए। तो उसी समझ को विकसित करने के लिए आज मैं आपके बीच बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स को लेकर के आ रहा हूं। इस टॉपिक से ही आपको भान हो गया होगा, भान अर्थात एहसास हो गया होगा कि टॉपिक बहुत बड़ा है और किसी एक सिंगल लेक्चर या वीडियो के अंतर्गत इस पूरे मैटर को नहीं दिया जा सकता। और यदि हम देने की कोशिश भी करते हैं तो निश्चय ही आपके साथ न्याय नहीं होगा और मुझे भी आत्मिक संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि टीचर वही बेहतर है जो अपने लेक्चर को डिलीवर्ड करने के बाद खुद से आत्मसंतुष्टि महसूस करे। तो इसलिए आइए धैर्य से और बड़े ही इत्मीनान और धैर्य से आप मुझे सुने, सुने ही नहीं समझे भी और उसे लिखे भी और पुनः उस पर चिंतन करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र विशेष से उठने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। तो इस टॉपिक में पहली जो बात की गई है वो बिल्डिंग की गई है। एग्जैक्टली बिल्डिंग होती क्या है? बिल्डिंग का मतलब यह है कला है। और कला क्या है? तो आप कहोगे कि कला मानव में जो रचनात्मक प्रवृत्ति है, उसी रचनात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है। लेकिन देखो, जब मनुष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होती हैं तो ये विकास उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थिति बदलती जाती है, मनुष्य सौंदर्य का पिपासु बनता जाता है और इसी प्यास को बुझाने की जो कोशिश होती है, उसी कोशिश का नाम है निर्माण। तो नव निर्माण की या निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो मानव की सभ्यता के साथ शुरू होती है। मानव जब जंगलों से बाहर निकला था तो निश्चय ही वह खुले आसमान के नीचे या पेड़ों की छांव में या किसी पहाड़ी वादियों में किसी शिला के नीचे रह करके अपने जीवन का यापन करता था। लेकिन मनुष्य सदैव से ही एक खोजी प्रवृत्ति कर रहा है और उसकी इसी प्रवृत्ति ने उसके अंदर सहूलियत का विकास किया और उसी सहूलियत को पाने के लिए उसने अनेकों निर्माण किया था। लेकिन ये भी आप याद रखना कि मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता जाता है ना, वैसे वैसे उसका विकास दो दिशाओं में कार्य करता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब यह है कि वो अपने सौंदर्य और अपने सहूलियत के विकास के लिए क्रांति करता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये होता है
कि जैसे जैसे वो विकास करता जाता है, वह अपने मौत और विनाश के भी बेहतर साधन को भी तलाशता जाता है। तो इसलिए हमें पहले देखना है कि मनुष्य ने अपना जो ड्वेलिंग हाउस बनाया, जो रहने का घर बनाया, वो कैसे बनाया, और इसके बाद हम देखेंगे कि उसने हथियारों से कैसे खेला। तो बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में अगर हम चलें, तो मनुष्य ने बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया मिट्टी से किया था। लेकिन मिट्टी से बिल्डिंग निर्माण के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? तो आप कहोगे कि सर, फिर वह पत्थरों में जाता है, और पत्थरों में उसने क्वार्टजाइट पत्थरों से ही अपने जीवन को शुरू किया था। क्वार्टजाइट पत्थरों को तोड़ने, खुदाई करने की प्रक्रिया में वह धीरे धीरे धातुओं से परिचित हुआ था। और पहली धातु थी कॉपर या तांबा, और तांबा ही पहली धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया था। और यही कारण है कि आज भी मानव के लिए तांबा एक पवित्र धातु मानी जाती है, और लोग पूजा में प्रायः इसी तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करते हैं। तांबे के प्रयोग के दौरान उसने महसूस किया था कि तांबा अत्यधिक मुलायम है, और इस अत्यधिक मुलायम चीज से वह न तो पत्थरों को तोड़ सकता था, और न खेती कर सकता था, और न ही अपने लिए पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था कर सकता था। तो आवश्यकता थी कि तांबे को कठोर कैसे किया जाए। तो तांबे को कठोर करने की उसकी इसी लालसा ने क्या किया? कांसे का निर्माण कर दिया। और मनुष्य ने क्या किया? ठीक है, कि तांबे को मिलाकर, तांबे को टीन से मिलाकर के उसने कांसे का निर्माण किया था। क्लियर? और फिर ब्रॉन्ज कल्चर आया था, ब्रॉन्ज सभ्यता विकसित हुई थी, और ब्रॉन्ज सभ्यता के दौरान ही मनुष्य कहाँ आ जाता है? तो आप कहेंगे दुनिया की पहली नगरीय क्रांति होती है, और भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त नाइल क्षेत्र में भी अनेकों नगरीय सभ्यताओं का विकास होता है। नाइल अर्थात नील, या आप कह सकते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं विकसित होती हैं दजला फरात की घाटियों में, और नाइल क्षेत्र में ये दोनों ही सभ्यताएं विकसित हुई। और हमें गर्व है कि हम लोग उन्हीं प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक सभ्यता के बाशिंदे रहे हैं। अब अगली जो हम आपसे बात करेंगे कि ब्रॉन्ज कल्चर जैसे ही समाप्त होता है, वैसे एक नई सभ्यता आती है जिसे लौहजुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही लौहजुगीन सभ्यता आती है, वैसे ही दूसरा नगरीकरण प्रारंभ होता है। क्लियर? तो अब देखिए, पहली सभ्यता तो नष्ट हो गई, पहली नगरीय सभ्यता तो नष्ट हुई, जो कि ब्रॉन्ज सभ्यता थी, कांस्य की सभ्यता थी। लेकिन जो लौह सभ्यता है, वह लगभग 1000 बीसी के आसपास शुरू होती है, और आज भी वो चल रही है। दोनों में अंतर ये है, दोनों ही सभ्यताओं में अंतर ये है कि देखो, जो कांस्य युगीन नगर बसे हैं, ये सदैव नदियों के किनारे रहे हैं। लेकिन लौह लौह युगीन जो शहर हैं, ये सदैव नदियों से दूर या जल स्रोतों से दूर बसे हैं। क्यों? क्योंकि लोहा कठोर पत्थरों को भेद करके और पानी को ड्रैग करने की परिस्थितियां निर्मित करने में सक्षम बना देता है मनुष्य को। क्लियर? तो आपने इतनी चीजें समझी, लेकिन इसे हम आपके बीच में बेहतर तरीके से समझा सकें, इसके लिए आइए अब हम लोग कुछ स्लाइड का प्रयोग करते हैं, और उस स्लाइड का प्रयोग करते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन के दौरान जब हम बिल्डिंग में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये देखना होगा कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपके बीच। क्लियर? अर्थात कंटेंट क्या देने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हम पहला कंटेंट देने जा रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे कि मेटलर्जी क्या है, और आयरन पिलर्स का प्रयोग कैसे किया गया। फिर हम आपके बीच में बताएंगे कि बिल्डिंग इन आयरन कैसे हुआ, और फिर हम ये देखेंगे, ठीक है, कि
हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, कि स्तूप और मंदिर का निर्माण कैसे होता है। क्लियर। तो इसमें से हम एक एक पॉइंट को आपके बीच में ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम आपके बीच में ला रहे हैं वो है मेटलर्जी क्या है। मेटल और एनर्जी जैसे दो शब्दों से मिलकर के मेटलर्जी का विकास होता है। मेटल, तो मेटल एग्जैक्टली स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, चाहे वो मेटल कोई भी हो। ठीक है, अगर हम लोहे की बात करें तो इसके तमाम अयस्क होते हैं। अयस्क मतलब ओर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते क्या है कि इस अयस्क को, पहली जो हमारी दशा होती है वो उसको हम जमीन से निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सोने की बात करें तो सोना क्या है, धारवाड़ रेंज की चट्टानों से निकाला जाता है। अब धारवाड़ रेंज की चट्टानों में ये ऐसे नहीं होता जैसा आप देख रहे हैं। आप ही तो आप कह सकते हैं कि वह उस स्टोन की नसों में, ठीक है, एक रवे के रूप में बिखरा होता है, और उस रवे में तमाम अशुद्धियां होती हैं, और उस अशुद्धियों को फिर हम जब शोधन करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग के बाद जब हम उससे कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखो, पहला जो आपके बीच में आ रहा है चित्र आप देख रहे हैं, वह एक्सट्रैक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, कि कैसे वो पत्थरों के बीच से और पहाड़ों की वादियों से कैसे वो लोहे को निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिफाइनिंग करने के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है कि रिफाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उस समय तो कोयला था नहीं, तो वो जंगली जो पेड़ थे उन्हीं जंगली पेड़ों से काट करके और उसे जला करके वो एनर्जी लेते थे, और उसी एनर्जी से वो लोहे को रिफाइंड करते थे, और रिफाइनिंग करने के बाद फिर वह, ठीक है, किसी मोल्ड करके किसी सांचे में ढाल करके, ठीक है, वो क्या करते थे, तो आप कहेंगे कि वह किसी वस्तु का वो निर्माण कर लिया करते थे। ठीक है, अब देखिए, इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है हड़प्पा से। किसकी? एक्सट्रैक्शन, और फिर रिफाइनिंग, और फिर प्रोसेसिंग की। तो अगर हम हड़प्पा के पन्नों को पलटें, ठीक है, तो वहां हमें एक डॉन्सिंग गर्ल मिलती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक डॉन्सिंग गर्ल मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब ये जो डांसिंग गर्ल है, ये आप कहेंगे कि 14.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब देखिए, इससे आपको क्या जानकारी मिल जा रही है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये कांसा है, तो इसका मतलब ये है कि वह कांसा का है ना। तो जरा देखिए कांसा को बनाते कैसे हैं। तो आप देखिए, कांसा को बनाने के लिए हमने आपके बीच में बहुत ही क्लियर तरीके से मेंशन कर रखा है। देखिए, कॉपर अर्थात Cu और टिन अर्थात एशन, इन दोनों को मिलाने के बाद जो उत्पाद आता है उस उत्पाद का नाम है ब्रॉन्ज या कांसा। तो इसका मतलब ये है कि वह कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते थे, उसको रिफाइन करते थे, और रिफाइन करने के बाद पुनः उसका प्रोसेसिंग करते थे। क्लियर। फिर उसमें वो टिन को मिला करके एक नया, ठीक है, जो एलॉय निर्मित करते थे, मिश्र धातु निर्मित करते थे, उस मिश्र धातु का नाम था ब्रॉन्ज। क्लियर। अब देखिए, इसमें इन्होंने किया क्या कि एक कांसे की नृत्यांगना बनाई, और ये सिद्ध करता है कांसे की निर्माण का जो नृत्यांगना है वो सिद्ध करता है कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनका कला में कितना बड़ा कौशल प्राप्त था। और ये देखिए, ये चूड़ियां हैं, और ये जो चूड़ियां बनाई गई हैं, ठीक है, ये हड़प्पा से प्राप्त होती हैं या हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों से प्राप्त होती हैं, और ये सभी तांबे की बनी हुई हैं। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे सामने एक पिलर दिख रहा है, और ये पिलर क्या नाम है इसका, तो आप कहोगे कि सर इसका नाम है द आयरन पिलर। क्लियर। अब ये जो आयरन पिलर है, यह इसका निर्माण कब हुआ,
तो आप कहोगे कि सर इसका निर्माण तो गुप्तों के काल में हुआ है। क्लियर? और गुप्तों का दौर कब रहा है? तो आप कहोगे कि सर अब से लगभग 2000 साल पहले रहा है। क्लियर? अब देखिए इस आयरन को हम क्यों बता रहे हैं आपके बीच में, ठीक है? इसको बताने के मूल में हमारी बातें ये हैं कि देखिए सबसे पहली चीज कि उनका कौशल कितना शानदार था कि वह 7.5 मीटर या 7.2 मीटर ये ऊंचे एक पिलर का निर्माण करते किए हैं उन्होंने, और ये 3 टन का है। और इस इतनी वजनी और इतनी ऊंची चीजों को इन्होंने बिना किसी सहारे के खड़ा किया है। क्लियर? और दूसरी चीज अगर आप देखें कि आज भी दुनिया के जितने भी केमिस्ट हैं, मेटल्स और मेटलर्जी के विशेषज्ञ हैं, आज भी इस कला कौशल को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि आज अगर हम देखें कि कितनी भी महंगी चीजें हम खरीद लें लोहे की हो, और अगर उसे मिट्टी और पानी में रख दें तो उसमें जंग लग ही जाता है। लेकिन वह क्या कला कौशल था इनका, आप इसे देखिए कि आज भी 2000 साल तक एक खुले आसमान के नीचे पानी और मिट्टी तथा धूप में रहने के बावजूद भी आज भी इसकी शाइनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपने मेहरौली के इस लौह स्तंभ को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे कि बिल्डिंग जो लोहे के अतिरिक्त बनी है वह क्या क्या है। तो देखिए लोहे के अतिरिक्त जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वह किससे बनी हुई हैं, तो आप कहोगे कि सर वह ईंट से बनी है और पत्थरों से बनी है। तो ईंट और पत्थरों से जो स्थापत्य निर्मित हुए वो क्या क्या हैं, तो आप कहोगे कि सर वो मंदिर हैं। ठीक है? आप मंदिर के साथ साथ और क्या चीजें हैं, तो आप कहोगे कि सर देखो उसमें गुफा कला है, मतलब केव आर्ट है। इसके साथ एक चीज आप ये देखिए कि यहाँ पर स्तूप दिए गए हैं। क्लियर? स्तूप के साथ साथ वदिस दिया गया है। वदिस का मतलब जैन मंदिर भी है। ठीक है? जैन मंदिर को वदिस कहते हैं। ठीक है? और बौद्धों के मंदिर को चैत्य कहते हैं। ठीक है? तो अब आप एक चीज देखिए कि निश्चय ही अब से हजारों साल पहले जो केव आर्ट निर्मित किया गया उसमें जिस रंग का और जिस प्रकार से अंगों को उभारा गया है वह आज भी, ठीक है, चित्रकारों के लिए एक आकर्षण का विषय है। क्लियर? इसके साथ स्तूप की कलाकृतियों को भी देखेंगे हम लोग आगे चल करके। तो ये आप देख रहे हैं इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे ये जो पूर्वज हैं वह कितने शानदार तरीके से कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम आपके बीच में स्तूप की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? तो ये देखिए जो स्तूपाज हैं या स्तूप्स हैं इनके बारे में आप जानिए। एग्जैक्टली जो स्तूप शब्द है इसका पहला उल्लेख दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद में उल्लेखित है। लेकिन वहां पर स्तूप का अर्थ क्या बताया गया है? क्लियर? तो आप कहेंगे कंधे से उठती हुई लौ फ्लेम के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब बुद्ध का दौर आता है तो बुद्ध ने अपनी एक इच्छा व्यक्त किया था कि जब वो मर जाएं तो मरने के बाद उनके जो अवशेष होंगे उस पर एक थूहा का निर्माण किया जाए, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुद्ध के मरने के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया, उनके अवशेष को, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध लोग भी हिंदुओं की तरह से अपने लाशों को जलाते हैं, तो जलाने के समय, ठीक है, वे अंग जहां पर बोन मैरो नहीं पाई जाती वो कभी नहीं जलते। मतलब फ्लैट बोन्स जितनी भी होती हैं वो जलती नहीं है। ठीक है? तो वो बच जाती हैं। उन्हीं बची हुई, ठीक है, अवशेष को ये लोग करते क्या है, चुन लेते हैं। और चुनने के बाद क्या करते हैं जरा आप उसे देखिए। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि जब उस अवशेष को ये चुनते हैं तो उसे एक बॉक्स में रखते हैं, और इस बॉक्स को क्या कहते हैं, धातु मंजूसा कहते हैं। ठीक है? और अब देखिए कह रहा है कि देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड
एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा। ठीक है, आपको मैं पुनः ले चल रहा हूँ स्तूप के नीचे। देखिए, ये आप स्तूप देख रहे हैं जो कि बाहर से आप देखने को मिलता है आपको। तो इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, कैसे बनता है ये, आप इसे पुनः देखिए। अब इसको देखने के लिए, ठीक है, आप इस स्लाइड को ध्यान दें। देखिए, यह एक पिट है, पिट होल है, एक गड्ढा है। क्लियर? ये गड्ढे को खोद लेते हैं, ठीक है, और इस गड्ढे को खोदने के बाद क्या करते हैं, इसी गड्ढे में इसको रख देते हैं। किसको? धातु मंजूषा को, ठीक है, या कॉस्केट को ले आकर के इस रख देते हैं। और इसे रखने के बाद फिर क्या करते हैं, इस पर एक हाफ मतलब अर्धवृत्ताकार एक आकृति का निर्माण करते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि सर इसी को अंड कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। और अब हम थोड़ा बैक हो जाएं, और बैक होने के बाद आपको दिखाएंगे कि देखिए एग्जैक्टली इसके जो स्तूप के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये देखिए, ये अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहली बात जो हम आपके बीच में करने जा रहे हैं, तो ये है तोरण। तोरण का मतलब होता है गेट। क्लियर? और ये जो गेट है, इसी गेट से लगी हुई ये जो चीज दिखाई जा रही है, इसी को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि सर इसी को वेदिका कहा जाता है या रेलिंग कहा जाता है। क्लियर? अब रेलिंग के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे कि यह एक पाथ जा रहा है, ठीक है, और इसी पाथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ मतलब आम आदमी क्या कहता है? परिक्रमा का मार्ग। ठीक है, तो और ये जो ये अर्धवृत्ताकार रचना होती है, यही है अंड। और इसके बाद ये हर्मिका होती है। ठीक है, और हर्मिका में ये करते क्या है, एक बर्तन रखते हैं, और उस बर्तन में, ठीक है, क्या करते हैं, एक फ्लैग लगाते हैं। इस फ्लैग में 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, और ये पत्तियां संदेश देती हैं कि आप बुद्ध की शरण में जाएं, गो टू बुद्धा। ठीक है, फिर धर्म की शरण में जाएं और संघ की शरण में जाएं। एक चीज आप देखिए, मेरी शायद टंग स्लीप कर गई थी, मैंने धर्म कह दिया था। नहीं, धर्म नहीं है, धम्म है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि धम्म और धर्म में क्या अंतर है? यस सर, बहुत सारे अंतर है। देखिए, जो धर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। दुनिया का हर धर्म अच्छाइयों और बुराइयों को लेकर के ही बना है। लेकिन इस अच्छाई और बुराई के कारण जो बुराइयां हैं, इसी बुराइयों से ही संघर्ष है। ठीक है, क्योंकि आप जरा देखिए, जब हम कह दें कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूं, तो निश्चय मानिए हम दूसरे धर्म से नफरत करते हैं। और यही नफरत ही क्या करती है, यही नफरत जंग को जन्म देती है। और आप जान लें कि दुनिया में अब तक जितने भी राजनीतिक युद्ध लड़े गए, उन राजनीतिक युद्धों में उतनी मानवता नहीं रोई, उतनी मानवता का खून नहीं गिरा, जितना कि धर्म ने अकेले पी लिया है। ठीक है, तो इस बड़ी समस्या के निदान के लिए इन्होंने धर्म के स्थान पर धम्म को लाया। ठीक है, तो धर्म क्या है? वास्तव में धर्म नहीं है, अपितु ये एक जीवन जीने की शैली है। ठीक है, तो आपने स्तूप को मेरी समझ से समझ लिया होगा। ठीक है, और अब हम अगली बातें आपके बीच में करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक हमारा है कि इसमें जो धातु मंजूषा है, इसमें किसका दफन करते थे। तो आप याद रखिएगा कि इसमें अवशेष में देखिए, ये टिथ है, टिथ में बोन मैरो नहीं पाई जाती, इसलिए टिथ जलता नहीं। ठीक है, फिर ये जो जबड़े होते हैं, ये जबड़े भी नहीं जलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को ये चुनते हैं और चुनने के बाद यहाँ रख देते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ
जो बुद्ध पहने हो या उनके फॉलोअर्स पहने होते हैं, आभूषण टाइप जो चीजें पहने होते हैं, उसको भी ये रख लेते हैं और इसी के अंदर वो दफन कर देते हैं। क्लियर? और ऐसी प्रक्रिया अगर दुनिया में कहीं देखी जाती है तो आप कहेंगे कि मिस्र में ये पहली बार प्रक्रिया ये देखने को पाई गई है। अब देखिए इसमें किसके किसको दफन किया जाता है? अ, तो बुद्ध को, मतलब बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति को, और उनके बोधिसत्व, बोधिसत्व मतलब बुद्ध जैसा, और उनके फॉलोअर के ही अवशेषों को यहाँ पर दफन किया जाता है। ठीक है, ये मैटर आपका हो गया है, इसको हमने समझा दिया। और अब आपको एक चीज और याद रखना है कि देखने के दृष्टिकोण से ये जो स्तूप होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राउंड, गोलाकार, और दूसरा होता है टॉल, अर्थात जो लंबाई में हो। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी स्तूप होते हैं। एक होता है शारीरिक। शारीरिक का मतलब बुद्ध बोधिसत्व के अवशेषों को जब किसी धातु मंजूषा में रख करके दफन किया जाए तो उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और स्तूप होता है और उसे कहते हैं पारभौगिक। पारभौगिक स्तूप कौन है? तो आप कहेंगे वे स्तूप जिसमें ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं कि बुद्ध या बोधिसत्वों ने, ठीक है, मरने से पहले जिन चीजों को पहना है या प्रयोग किया है उसे रख करके जब स्तूप बनाए जाते हैं तो उसे पारभौगिक कहते हैं। एक और होता है उद्देशिक। उद्देशिक स्तूप उसे कहते हैं जब बुद्ध या बोधिसत्व किसी स्थान पर गए हैं, किसी उद्देश्य को लेकर गए हैं, तो उस स्थान को पवित्र मान करके जब वहां स्तूप बनाए जाते हैं तो उसे उद्देशिक कहते हैं। और एक होता है संकल्पित स्तूप। तो ऐसे स्तूप, संकल्पित स्तूप क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि जब बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स या उसको मानने वाले लोग अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के बाद, ठीक है, जब स्तूप बनाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, और संकल्पित के नाम से या संकल्पित स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं हिंदू मंदिर। तो देखिए जो मंदिर है इसके बारे में आपको हम पहले बताना चाहेंगे कि मंदिर एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए मंदिर और टेम्पल दोनों दो बातें हैं। ठीक है, वो अलग की बात है कि आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए जो मंदिर है यह इस तरह से आप लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, मंदिर। तो अगर आप इसी को तोड़ें तो यह क्या कहा जाएगा? मन और दर। मन प्लस दर। तो मन और दर, ठीक है, दर का मतलब है तेरे दर पर आया हूं। दर मतलब स्थान। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि वह स्थान जहां मन का द्वार खुलता हो, ठीक है, जहां मन का द्वार खुलता हो उसे मंदिर कहते हैं। और दूसरी बात आप याद रखना कि जो मन है इसमें भी दो शब्द हैं बच्चों। ठीक है, क्या दो शब्द हैं? आप इसे देखिए। तो देखिए अगर हम मन को देखें तो म और न से बनता है। तो म का मतलब है मैं और न का मतलब है नहीं। अर्थात वह स्थान जहां व्यक्ति के अंदर अहंकार समाप्त हो जाए, जहां अहंकार मिट जाए, जहां व्यक्ति किसी डेटी के सामने, किसी देवता के सामने, ठीक है, अपने आप को सुपुर्द कर दे, ठीक है, तो उस स्थान को भी मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो अन्य स्थान पर जब व्यक्ति जाता है तो अपने अहंकार को लेके जाता है, लेकिन जब इस स्थान पर पहुंचता है तो वहां हताश और हारा हुआ दिखता है और अपने आप को किसी देवता के सामने सुपुर्द करता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि मंदिर शब्द की क्या परिभाषा है। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना कि मंदिर भी कई प्रकार के होते हैं।
जिसमें हम केवल आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं। देखो, एक तो होता है देव स्थान और दूसरा होता है देवालय। तो ह हर देवस्थान देवालय नहीं होता, लेकिन हर देवालय देवस्थान होता है। तो आपको और सामान्य भाषा में समझा दूँ। देखो, जो देवालय होता है, वह केवल शिव के लिए बनाया जाता है और जो देवस्थान होता है, वो किसी के लिए भी बनाया जाता है। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें हमने समझा दिया। अब आप ये चीज़ देखो, जो मंदिर होते हैं ना, उसका पहला साक्ष्य अगर हमारे सामने मिलता है विश्व में कहीं भी, तो वो कानपुर से मिलता है। कानपुर में एक स्थान है भीतरगांव और इसी भीतरगांव में ईंट से निर्मित यह एक मंदिर पाया गया है और ये यही यही विश्व का प्राचीनतम मंदिर भी है जो ईंट से निर्मित है। ठीक है, मतलब ईंट से निर्मित विश्व का प्राचीनतम मंदिर यही है। अब ये देखिए, हमने आपको इस चित्र को दिखाने से पहले ही इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, क्या बता दिया ये आप पुनः देख लीजिए। देखिए, ये है देवालय और ये है देवस्थान। यहाँ पर शिव है और यहाँ पर अन्य देवता है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गॉडेस दुर्गा है। ठीक है, इसको भी देवस्थान कहते हैं। अब अगली बात आप देखें, अगली स्लाइड में देखें। देखो, जो प्रारंभिक मंदिर बनते थे वह 3 प्रकार से बनते थे। एक मंदिर को कहा जाता था संधरा, दूसरे को कहा जाता था निरंधरा और तीसरा आप देख रहे हैं सर्वोत्र भद्रा के नाम से जाना जाता है। तो देखो, संधरा क्या होता है? देखो, मंदिर में परिक्रमा का पथ होता है और ये परिक्रमा कैसे की जाती है? तो आप कहोगे परिक्रमा सदैव सर क्लॉकवाइज की जाती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि आप जिधर से चाहिए उधर से घूमने लगिए, नहीं, घड़ी के सुई के आधार पर घूमा जाता है। तो ऐसे मंदिर जहां पर परिक्रमा पथ दिए गए होते हैं उसी को संधरा कहा जाता है। ठीक है, और निरंधरा क्या होता है? जिसमें परिक्रमा के लिए कोई मार्ग निर्मित नहीं होता, उसी को निरंधरा कहा जाता था। और आप ये देखो, ये जो मंदिर है सर्वोत्तो भद्रा, इसका मतलब ये है कि आप जहां से चाहो वहीं से प्रवेश कर जाओ, हर दिशा से आप इसमें प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज हम बताना चाहेंगे। ठीक है, कि देखिए, हर मंदिर में एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब क्या है? एक ऐसा कक्ष, एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा रूम जहां पर किसी देवता या देवी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, ये आपके बीच में दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? यहां भी आप समझ सकते थे। ठीक है, और ये फॉलोअर्स हैं, ठीक है, डिवोटी हैं और इसी के अंदर ये जो फाटक बंद है, इसी के अंदर किसी देवी या देवता की आकृति या मूर्ति स्थापित होती है। क्लियर? अब देखो, जो मंदिर निर्माण के आधार पर अगर हम मंदिरों को देखें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है नागर स्टाइल के मंदिर। ठीक है, दूसरा होता है बेसर स्टाइल के मंदिर और तीसरा होता है द्रविड़ियन स्टाइल के मंदिर। तो देखो, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, उत्तर भारत का मतलब ये हिमालय है और हिमालय से लेकर के बिंदु पर्वत तक के ऊपर, ठीक है, बिंदु पर्वत से ऊपर, या आप कहेंगे बिंदु और हिमालय के बीच जितने भी स्थान आते हैं, अगर वहां मंदिर निर्मित हुए हैं तो वह नागर शैली के मंदिर हैं। ठीक है, नागर का मतलब ये हुआ कि नगरों में विकसित हुआ। देखो, जो मंदिर होते हैं या मस्जिद होती है या आप कह सकते हैं किसी धर्म का जो देवालय या मतलब प्रार्थना घर होता है, ठीक है, वह गांव में बहुत कम होता है, ये नगरों में ज्यादा होता है। नगरों में ज्यादा क्यों होता हो आप ये भी जानना चाहते होगे कि भाई गांव में क्यों नहीं होता? ठीक है, नगरों में ही ज्यादा क्यों होते हैं? तो आप कहेंगे कि आशाएं और निराशाएं सबसे ज्यादा अगर कहीं बनती और टूटती हैं तो नगरीय जीवन में टूटती हैं। ठीक है, भूख से
तड़प करके मरने की लाचारी गाँव में नहीं होती, न्यूनतम होती है, लेकिन शहरों में ठीक है ज़िंदगी को जीना और उसे लीड करना ये टिपिकल होता है। तो व्यक्ति जितना ही हताश होता जाता है, वो धर्म की तरफ उतना ही उन्मुख होता जाता है। ठीक है? तो आप समझ गए कि इसे नागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शैली नगरों में विकसित हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये ग्वालियर दिखाया गया है और ग्वालियर में तेली मंदिर है। यह तेली मंदिर अपवाद है। ठीक है? उत्तर भारत में होने के बावजूद भी यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल का मंदिर है। इसके साथ-साथ ये उड़ीसा है और उड़ीसा में सारे मंदिर नागर शैली के तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर इसका अपवाद है और वो है तेली मंदिर। ठीक है? क्लियर? और एक चीज़ और याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये चीज़ें इसके पहले जो आपने देखा था ये गर्भगृह, ठीक है? ये तो उत्तर भारत में कहा जाता है। ठीक है? पवित्र स्थान गर्भगृह। लेकिन जब आप जाओगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में इसी को देउल कहा जाता है। क्लियर? इसी को ही देउल कहा जाता है। इसके आगे जगमोहन लिखा गया है। तो उसको जगमोहन क्या है? आप कहेंगे मंदिर के पास निर्मित जो मंडप होता है, उसी मंडप का नाम जगमोहन है। क्लियर? अब देखो, ये जो बेसर स्टाइल के मंदिर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखो, ये पूरे दक्कन क्षेत्र में जो मंदिर होते हैं, वह बेसर शैली के मंदिर हैं। और बेसर शैली के मंदिर की खास बात क्या है? आप कहोगे उत्तर के नागर शैली की और दक्षिण के द्रविड़ शैली को जब आप दोनों को मिला देते हैं, तो जो नई कला शैली आती है, उसी का नाम है बेसर कला शैली। क्लियर? और अब तीसरा जो है आप ये देख रहे हैं, साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में, यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं, ये द्रविडियन शैली के मंदिर हैं। ठीक है? क्लियर? अब देखो, मंदिरों को बनाने का एक और तरीका है कि मंदिरों को ईंटों से जोड़कर या पत्थरों के छोटे-छोटे पीस को जोड़ करके निर्मित किया जाता है और एक ही पत्थर को ठीक है काट करके निर्मित किया जाता है। तो देखो, जब छोटे-छोटे पत्थरों और ईंटों से बनाया जाता है तो वो नीचे से बनाया जाता है। क्लियर? इसको स्ट्रक्चरल बिल्डिंग कहते हैं। लेकिन जो एक पीस से पत्थर या किसी पहाड़ को काट करके जो बनाया जाता है, ये सदैव अप से बनाया जाता है, ऊपर से बनाया जाता है। जैसे कि ये पांडव द्वारा जो दक्षिण भारत के जो शासक वर्ग हैं, पांडव, उनके द्वारा जो रथ मंदिर बनाए गए हैं, ये एकास्मक पत्थरों से ही बने हैं। अर्थात एक ही पत्थर को काट करके इनका निर्माण किया गया है। ठीक है? और अब देखो, किसी मंदिर में क्या-क्या अंग होते हैं, इसको भी आप जान लो। देखो, जो मंदिर का टॉप हिस्सा होता है, ठीक है? इस टॉप हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर यही कलश है। ठीक है? और कलश के बाद ये जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, इसी को हम लोग आमलक कहते हैं। ठीक है? आमलक। अब ये जो आमलक होता है, ये वास्तव में एक पत्थर की निर्मित एक प्लेट है। इसी प्लेट में एक थोड़ा-सा गड्ढा बनाया जाता है और इसी गड्ढे में इसको रखा जाता है। ठीक है? और इसके बाद आमलक के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये थोड़ा-सा झुका हुआ होता है और इसी को ग्रीवा कहा जाता है। और ग्रीवा के नीचे का जो हिस्सा है, ये शिखर है। ठीक है? ये शिखर है, ये शिखर है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये अगर आप इस तरह से समझो कि अगर ये शिखर है, ठीक है? तो इस शिखर के अंदर जब कोई दूसरा शिखर बना दिया जाता है, तो उसी को उरु शिखर कहा जाता है। ठीक है? और ये जो मंदिर का आपके बीच में दिखाया जा रहा है, ये खजुराहो टेम्पल का है। ठीक है? और मंडपम क्या है? तो आप कहोगे कि सर मंडपम क्या है? एक चबूतरा है और कुछ नहीं है। और इसी मंडप को देखो, जो बड़ा होता है तो उसे महामंडप कहा जाता है, बीच का होता है तो मंडप कहा जाता है, छोटा होता है तो उसे अर्ध मंडप कहा जाता है। ये कोई विशेष बात नहीं है। और इसी को उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता है।
ठीक है, क्लियर। और गर्भगृह तो हमने आपको समझा ही दिया था, ठीक है, जहां पर किसी डेटी को स्थापित किया जाता है उसी को, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जगती, मंदिर के चारों ओर जो स्थान खुले रहते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, वही जगती होता है। और इसके बाद है अधिक स्थान, और ये अधिक स्थान का मतलब क्या होता है, बेसमेंट। मतलब ये माना जाता है कि देवताओं का आशीर्वाद यहीं से मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो आज हमने आपकी पहली स्लाइड समाप्त कर दी है, ठीक है। फिर हम दूसरी स्लाइड आपके बीच में लेकर के, ठीक है, अगले दिन आएंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो, इसकी मेरी सुखद कामनाएं। थैंक यू।